हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें हम एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर हमारा कन्फ्यूजन होने की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा मकसद यही है कि आपके जो भी क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिलते हैं, वो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए जाएं, जिसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो की इम्पोर्टेंसी आपको इसी बात से पता लग जाएगा कि जो हाल ही में हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 17 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन से रिलेटेड जितनी भी जो भी शब्दावलियाँ हैं, इनके प्रमुख विभाग, इनके प्रमुख विभागों के जो अधिकारी हैं, और इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि वजारत के बारे में बात करेंगे, वजीरों के बारे में बात करेंगे, किस शासक के समय कौन सा वजीर था, किस शासक के समय स्वर्ण काल था, किस शासक के समय निम्न काल था। इन सब के ऊपर आज के वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है उसमें हम प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करेंगे और प्रमुख विभागों के बारे में बात करेंगे। विभाग के अंदर जिस तरीके से दीवान अर्ज हुआ, दीवान विजारत हुआ, या दीवान इस्तिहाक हुआ, दीवान बंदगान वगैरह, इन सारे विभागों के ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा इन विभागों में जो सहायक अधिकारी होते हैं, नायब वगैरह, और जो भी जितने भी जो भी लेखाकार वगैरह है, जो महालेखा परीक्षक वगैरह, इन सारे अधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर बात करें जो इस वीडियो के अंदर हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं उनकी इम्पोर्टेंसी की, तो एनटीए यूजीसी नेट के अंदर हर बार यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप अगर आज का वीडियो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ से पूछने का सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं। अगर मिडिवल हिस्ट्री में अगर कहीं से भी अगर प्रशासन से रिलेटेड अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, यहाँ तक कि मुग़ल प्रशासन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को दी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। आप उठा के पीवाईक्यू भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्रमुख विभागों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विभागों में जो सबसे बड़ा विभाग और सबसे प्रमुख विभाग जो होता है वो दीवान वजीर होता है दोस्तों। दीवान वजीर या दीवान विजारत, तो दोस्तों ये एक ही नाम माना जाता है। तो इसका जो है, इसकी जो पोस्ट होती है वो हमारे अगर प्राचीन भारत के अगर प्रशासन से अगर समतुल्य माने, तो जो प्रधानमंत्री लेवल का जो अधिकारी होता है, जो राजा का जो सहायक होता था, मतलब राजा के पश्चात जो अधिकारी होता था, जैसे कि प्रधानमंत्री हमने देखा था, और मौर्य एम्पायर में, और क्या बोलते हैं अपने गुप्त एम्पायर में, और जो भी जितने भी जो हमारे एंसेंट हिस्ट्री के जो भी प्रशासन थे, उन सभीयों में प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से जब मध्यकालीन इतिहास में अपने को मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, तो उसके समय आपको दीवान वजीरत यानी कि वजीर का पद देखने को मिलता है। तो इस विभाग का जो प्रमुख होता है दोस्तों, दीवान वजारत या दीवान वजीर का जो प्रमुख होता है वो वजीर ही होता है। तो जो अधिकारी होता है उसका नाम वजीर होता है। और वजीर को जो बताया जाता है कि इसका जो कार्य होता है, ये राजस्व विभाग का भी प्रमुख होता है और अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख। राजस्व विभाग का मतलब दोस्तों, जितनी भी जो भी राजस्व कलेक्ट होकर आता है प्रशासन का, जैसे कि यह राज्य है, इस राज्य के अंदर छोटे छोटे और भी राज्य हैं, मतलब ये बड़ा राज्य है, इसके अंदर छोटे छोटे ये राज्य है। तो इन सभी राज्यों से जो निकल कर राजस्व हुई और लगान वसूली जो भी चीज़ें आएगी, वो सारी इस वजीर के पास पहुँचेगी। और इन पूरे प्रशासन के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर किस तरीके से राजस्व को वसूल करना है, किस तरीके से लगान का निर्धारण करना है, किस तरीके से पूरी टैक्सेशन सिस्टम को पूरे तरीके से लागू करना है,
कौन सी चीज़ पर कितना कर लगाना, ये सारी चीज़ों का जो प्रमुख होता था दोस्तों ये वजीर होता था। कहने का मतलब राजा तो होता था मगर राजा वजीर के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाता था, क्योंकि राजा को तो इन सब चीज़ों की फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर राजा को जो राइट हैंड होता था, जो राजा का जो असिस्टेंट होता था वो वजीर होता था। तो वजीर के द्वारा ये सारी चीज़ें होती थी दोस्तों। तो वजीर जो था राजस्व विभाग का भी प्रमुख था और अर्थ विभाग का, जिसमें अर्थ से रिलेटेड जितने भी जो भी चीज़ें होती थी, कहाँ की चीज़ें कहाँ से खर्च करना है, कहाँ से जो सारी चीज़ें होती जो बड़े लेवल पर, उसका जो प्रमुख होता था वजीर होता था। दो दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। दीवान वजीर विभाग का प्रमुख वजीर होता था और इसका जो मुख्य रूप से राजस्व विभाग और अर्थव्यवस्था का प्रभारी था। बर्नी ने इसके बारे में क्या कहा है दोस्तों, तो बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजा व्यर्थ है। राजत्व व्यर्थ है दोस्तों, ये राजत्व है। राजत्व मतलब राजत्व का जो एक क्वालिटी होती है राजा के अंदर, जो गुण वगैरह होते हैं, जो उसके अंदर एक अपना स्टेटस बनाने की एक जो बात होती है, जो अपना सिद्धांत होता है, वो सारी चीज़ें बिना अच्छे वजीर के, बिना बुद्धिमान वाले वजीर के व्यर्थ माना गया है। तो ये बात किसने बोली है दोस्तों, बर्नी ने बोली है। तो बर्नी ने किस पुस्तक में बोली होगी, तो फतवाए जहांदारी, जिसके अंदर राज्य के निर्माण के, राज्य के सिद्धांतों के बारे में इसने जानकारी दी है। तो फतवाए जहांदारी के अंदर उसने ये बात बोली है। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई है दोस्तों। और वजीर की दो श्रेणी देखने को मिलती है दोस्तों। एक विद्वान है, उन विद्वान ने, उनका नाम हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मगर उन्होंने वजीर की दो श्रेणियाँ बताई है। तो दो श्रेणियाँ आपसे पूछ ली जाएगी कि वजीर की कितनी श्रेणियाँ थी, तो दो श्रेणियाँ थी। दो श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी थी, मतलब दो टाइप कौन कौन सी थी, एक था वजीर तनफीज और दूसरा था वजीर तफवीद। तो दोनों वजीरों में क्या क्या अंतर था दोस्तों, जो वजीर तनफीज होता था ये सीमित, मतलब एक लिमिट के साथ कार्य करता था, मतलब इसके ऊपर लिमिट लगा रखी थी राजा ने, तो इसको वजीर तनफीज कहता है। और जो वजीर तफवीद होता था वो असीमित, यानी कि ये अनलिमिटेड, इसके ऊपर कोई सीमा वगैरह, कोई भी रूल रेगुलेशन मतलब राजा की तरफ से इसके ऊपर लागू नहीं किया गया था, मतलब इसके कोई भी लिमिटेशन में नहीं रखा गया था, जो इसकी मर्जी में होता था वो सारी चीज़ें कर लेता था। तो इसे वजीर तफवीद कहा जाता था। तो दोस्तों वजीर तनफीज और वजीर तफवीद ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो तनफीज में जो है दोस्तों ये सीमित है और तफवीद जो है ये असीमित है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और तुगलक काल जो था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो वजीर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काल देखने को मिलता है, उसमें तुगलक काल को विजारत का स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब वजीर का जो पावर था, वजीर की जो बात मानी जाती थी, वजीर का जो ओहदा था, वो तुगलक काल के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। जैसे कि फिरोज तुगलक के समय आपको देखने को मिलेगा खाने जहाँ तेलंगानी वगैरह। तो इस वजह से तुगलक काल को वजीर का सबसे ज़्यादा स्वर्ण काल माना गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर वजीर का निम्न काल की अगर बात करें तो लोधी काल को वजीर का निम्न काल माना गया है, विजारत का निम्न काल। मतलब इनके समय वजीर की कोई मतलब स्टेटस नहीं था, ना वजीर की कोई वैल्यू थी, ना वजीर का कोई मतलब अच्छा ओहदा माना जाता था। क्योंकि लोधी काल के अंदर जो था सभी जितने भी अमीर वगैरह था सभी लोगों को मिल बांट कर प्रशासन में भागीदारी दे रखी थी और सभी लोग मिल बांट कर हिस्सा लिया करते थे। और जो भी कोई रूल या कुछ भी नियम बनाना था तो सभी लोगों को इम्पोर्टेंस उसमें माना जाता था। तो उसमें वजीर का इतना ज़्यादा अहम रोल नहीं माना जाता था लोधी काल के अंदर, मगर तुगलक काल के अंदर वजीर का रोल इम्पोर्टेंट माना जाता था। इस वजह से तुगलक काल को वजीर का स्वर्ण काल माना जाता था दोस्तों। वजीरात जो विजारत होती थी उसका स्वर्ण काल तुगलक काल को माना जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, स्वर्ण काल किस में माना गया और निम्न काल लोधी काल में माना गया है। इसके बाद दोस्तों प्रमुख दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं उनके समय कौन कौन से वजीर हुए हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कोई वंश आता है तो गुलाम वंश आता है। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और अपना गुलाम वंश की स्थापना करता है। और लाहौर के अंदर ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो जैसे ये स्थापना करता है तो ये अपना एक प्रथम वजीर नियुक्त करता है। तो किसको नियुक्त करता है दोस्तों, फ़क्र मुदब्बिर को ये अपना प्रथम वजीर नियुक्त करता है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि भारत का यानी कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का प्रथम वजीर कौन था, तो फ़क्र मुदब्बिर था। और फ़क्र मुदब्बिर की दोस्तों एक किताब है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आपको दमिश्क की स्टील वगैरह की जो तलवारें थी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और युद्धों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कौन सी किताब के अंदर ये सारी जानकारी मिलती है और जिसकी रचना फ़क्र मुदब्बिर ने की है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। तो कमेंट्स करके बताना है फ़क्र मुदब्बिर की जो किताब थी वो कौन सी थी।
इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम होता है, जो इल्तुतमिश होता है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसके समय जो वजीर होता है वो फ़खरुद्दीन इसामी और जुनैदी। तो इसके समय दो वजीर होते हैं। पहला वजीर जो बनता है वो फ़खरुद्दीन इसामी बनता है, फिर उसके पश्चात दोस्तों जुनैदी बनता है। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है। तो पहला जो वजीर बनता है दोस्तों वो आपका फ़खरे मुदब्बिर बनता है, दूसरा वजीर फ़खरुद्दीन इसामी बनता है और तीसरा आपका जुनैदी बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो सबसे महान सुल्तान माना जाता है, महान सुल्तान में तो सबसे ज़्यादा इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस सुल्तान माना जाता है वो बलबन को माना जाता है। तो बलबन भी गुलाम था दोस्तों। तो ये तीनों जो गुलाम दिल्ली सल्तनत के अंदर, अगर आपसे गुलाम वंश अगर पूछा जाए कि गुलाम कौन कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था, और बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये तीनों एक के एक गुलाम माने जाएंगे दोस्तों। तो गोरी का गुलाम ऐबक हो गया, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हो गया, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन हो गया। तब इसके समय दोस्तों जब बलबन जो आ जाता है तो ये अपने राजत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और दीवान अर्ज वगैरह की ये स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर सेना की बढ़िया लेवल पर, मतलब सेना को भी इस्टेब्लिश करता है। तो ये सारी चीज़ें ये, और सिख नामक एक इकाई की भी ये सृजन करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसके समय जो वजीर था वो कौन था। ख्वाजा हसन बसरी जो था इसके समय वजीर था, और ख्वाजा खातिर को इसने उप वजीर बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी ने उप वजीर का अगर पद बनाया था तो बलबन के समय देखने को मिलता है। बलबन ने उप वजीर का एक नया पद बनाया था जिसके ऊपर ख्वाजा खातिर को बनाया था। और वजीर किसको बनाया था दोस्तों, ख्वाजा हसन बसरी को इसने वजीर बनाया था। तो ख्वाजा दो ख्वाजा को मिला के इसने एक तो वजीर बनाया, दूसरे को उप वजीर बनाया। यह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ख्वाजा हसन बसरी जो थे वो वजीर थे और ख्वाजा खातिर जो थे वो उप वजीर थे। तो ये दोस्तों ये बलबन तक की बातें कर लिए। तो प्रथम वजीर हो गया आपका फ़खरे मुदब्बिर, दूसरा वजीर हो गया आपका फ़खरुद्दीन इसामी और जुनैदी, तीसरा हो गया ख्वाजा हसन बसरी। इसके बाद हम अगले शासक की बात कर लेते हैं दोस्तों। खिलजी वंश के शासकों की बात कर लेते हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी ने, जो तुगलक वंश गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। और खिलजी वंश की जो स्थापना करता है वो करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बनता है दोस्तों तो वो अपने समय किसको वजीर अपना नियुक्त करता है, तो ये ख्वाजा खातिर को। तो ख्वाजा खातिर जो बलबन का उप वजीर था, बलबन का जो उप वजीर था उसी को ये अपना वजीर नियुक्त करता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो सबसे महान सुल्तान माना जाता है, साम्राज्यवादी सुल्तान माना जाता है, जिसने दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करके दिया था, मतलब प्रथम सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मगर जो प्रथम सुल्तान था जिसकी उपाधि सिकंदर सानी थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अगर हम समय की बात करें दोस्तों तो 1296 से 1316 तक ये शासन करता है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर नगद वेतन देना और स्थायी सेना का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर खासियत देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके समय आपको अगर वजीर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये नुसरत खां को अपना वजीर बनाता है। वैसे पहले तो ये ख्वाजा खातिर ही रहता है इसका वजीर, पर ख्वाजा खातिर जब हट जाता है, शुरुआती वर्षों में ख्वाजा खातिर रहता है, मगर उसके बाद दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा समय तक नुसरत खां को ये वजीर बनाता है। नुसरत खां इसका सेनापति भी होता है और वजीर भी होता है। तो दोस्तों नुसरत खां की जो हत्या होती है ये रणथंबोर अभियान पर, जब हमीर देव चौहान पर ये अभियान करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान होता है रणथंबोर अभियान, उस अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों मलिक काफूर को ये अपना वजीर बनाता है, और नायब वजीर जो बनाता है सर्फ कायनी को ये नायब वजीर बनाता है। और मलिक काफूर की अगर बात करें दोस्तों तो मलिक काफूर को ये गुजरात से जब अभियान करते हैं तो गुजरात से ये 1000 दिनार में ये खरीदते हैं, और इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के जितने भी जो भी अभियान होते हैं, वारंगल और जो भी देवगिरी वगैरह जितने भी जो भी अभियान होते हैं दोस्तों, वो सारे अभियान मलिक काफूर के द्वारा किए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में अमीर खुसरो इनके साथ जाते हैं और मलिक काफूर ही सारे अभियान करते हैं। इसके बाद दोस्तों तुगलक वंश आ जाता है। तो तुगलक वंश में आपको मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे ज़्यादा फेमस शासक होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो वजीर होता है दोस्तों वो अहमद अय्याज होता है, अहमद अय्याज। और ये अहमद अय्याज वही है दोस्तों जिसने गयासुद्दीन तुगलक के भव्य स्वागत के लिए जो अफगानपुर में लकड़ी का महल बनाया था, वो अहमद अय्याज यही था। तो ये आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अहमद अय्याज जो था
ये वही था जिसने अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के लिए जो लकड़ी का महल बनाया था, ये वही था और उसी को अपना वजीर बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों उसका चचाजाद जो भाई था फिरोज़ तुगलक वो आता है, जिसका नाम दोस्तों निज़ाम खां रहता है। तो फिरोज़ तुगलक आता है और मोहम्मद बिन तुगलक का जो दोस्तों रियल नेम रहता है वो जौना खां रहता है। फिर उसके बाद फिरोज़ तुगलक आता है। तो फिरोज़ तुगलक जिसने कई सारे निर्माण कार्य किए दोस्तों और अनुवाद विभाग की स्थापना की है, निर्माण विभाग की स्थापना की है, ये सारी चीज़ें इसी के समय देखने को मिलती है। और 1,80,000 इसके गुलाम थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के समय देखने को मिलते हैं। और उन्हीं के गुलामों के रख रखाव के लिए इसने दीवान बंदगान नामक एक विभाग बनाया था, जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिरोज़ तुगलक के समय देखने को मिलती है। और फिरोज़ तुगलक के समय जो वज़ीर होता है दोस्तों वो खाने जहाँ मकबूल होता है, खाने जहाँ मकबूल प्रथम, ये इसका वजीर होता है। फिर उसके बाद दोस्तों जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र होता है जोना खां जहाँ मकबूल दिती, तो जोना खां जहाँ मकबूल दिती इसका पुत्र होता है दोस्तों। इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी आता है कि जब खाने जहाँ मकबूल की मृत्यु हो जाती है तो फिरोज़ तुगलक खूब ज़्यादा फूट फूट कर रोता है और बोलता है कि अब इसके चले जाने के बाद मैं अब कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके की चीज़ें इसके बारे में देखने को मिलती है। अब दोस्तों अब ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद सैयद वंश आता है, तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश आता है। तो सैयद वंश में जो एक शासक होता है खिज्र खां के पश्चात आपको मुबारक शाह देखने को मिलता है। तो मुबारक शाह के समय सरवर उल मुल्क नाम का एक वजीर देखने को मिलता है, जो दोस्तों जौनपुर जो रियासत है उसकी स्थापना ये सरवर मुल्क के द्वारा ही की जाती है। बाद में जब ये सरवर मुल्क अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है जौनपुर के अंदर जाकर। और सरवर मुल्क किसका जो वजीर होता है दोस्तों, ये मुबारक शाह का होता है, जो सैयद वंश का शासक होता है। इसके बाद दोस्तों लोधी वंश आ जाता है। तो लोधी वंश के अंदर तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो विजयरथ का जो सबसे निम्न काल लोधी काल को माना जाता है। इसमें बेलोर लोधी के समय तो कोई वजीर देखने को नहीं मिलता है, मगर सिकंदर लोधी जो सबसे ज़्यादा फेमस शासक माना जाता है, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। और 1506 में दोस्तों आगरा को इन्होंने राजधानी बनाया था। और इन्होंने भी फिरोज़ तुगलक के तरह ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो इनके समय जो वजीर था इनका वो मियाँ भुआ था। तो मियाँ भुआ जो था दोस्तों किसका वजीर था, ये सिकंदर लोधी का वजीर था, जो लोधी वंश का सबसे ज़्यादा फेमस शासक माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी वजीरों की बात कर ली है। एक बार और थोड़ा ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो प्रथम वजीर जो होगा फ़ख्र मुदब्बिर है। इल्तुतमिश का वजीर जो है फ़खरुद्दीन इसामी और जुनैदी है। बलबन का जो वजीर है वो ख्वाजा हसन बसरी है। इसके बाद दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का जो वजीर है वो ख्वाजा खातिर है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो वजीर है नुसरत खां और मलिक काफूर है। और सर्फ कायनी जो दोस्तों इसका नायब वजीर था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर था अहमद अयाज था। फिरोज़ तुगलक का जो वजीर था खाने जहाँ मकबूल प्रथम और जोना खां खाने जहाँ मकबूल द्वितीय। इसके बाद मुबारक शाह का जो वजीर था दोस्तों सैयद वंश का शासक सरवर उल मुल्क। और सिकंदर लोधी का जो वजीर था मियाँ भुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम प्रमुख विभागों की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से विभाग थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख विभाग थे उनमें सबसे पहले बात आती है दोस्तों दीवान वकूफ़ की। तो दीवान जो वकूफ़ था यह विभाग दोस्तों व्यय के कागजातों की देखभाल करने वाला था, जिसके अंदर राज्य के द्वारा क्या क्या चीज़ों पे कितना खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च नहीं किया जा रहा है, किसके ऊपर कितना पैसा लगा दिया गया है। जैसे कि कोई सी किला का निर्माण करवाया है या किसी सेना के ऊपर खर्चा किया है, या राजकीय तरीके से जितना भी जो भी खर्चा किया है, उन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती थी वो दीवान वकूफ़ विभाग के अंदर मिलती थी। तो दीवान वक्फ भी कहा जाता है और दीवान वकूफ़ भी कहा जाता है दोस्तों इस विभाग को। और इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा किया जाता है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कौन था दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अल शहीद और तलवार का बेटा इसकी उपाधि थी दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा उम्र में सुल्तान बनने वाला यही था। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में ये दिल्ली सल्तनत का ये शासक बनता है। तो दोस्तों हमने दीवान वक्फ की बात की है, तो ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का था। फिर उसके बाद दीवान इस्तिहाक की बात कर लेते हैं दोस्तों। दीवान इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था और संभवतः ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय ही ये विभाग इस्टेब्लिश किया गया था। तो दीवान इस्तिहाक जो था दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दीवान इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था। तो पेंशन विभाग दोस्तों जो भी दिल्ली सल्तनत के जो भी अधीन रहकर जो अधिकारी वगैरह
कार्य करते थे, जैसे कि सेना वगैरह, जो सेना के उच्च अधिकारी होते हैं, प्रशासन के उच्च अधिकारी होते हैं, अमीर वगैरह जितने भी जो लोग होते थे, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो दीवान इस्तिहाक विभाग के द्वारा दी जाती थी। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर है। और दीवान इस्तिहाक विभाग का जो इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना जो की गई थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय की गई थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों दीवान अर्ज की। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विभाग है दोस्तों, और हर बार एग्ज़ाम के अंदर लगभग ये मान के चलिए, अगर दिल्ली सल्तनत के अगर प्रशासन के अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 80 से 90% क्वेश्चन आपको दीवान अर्ज वाला देखने को मिल जाएगा। और NTA UGC नेट के अंदर मैच करने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। एक तरफ विभाग दिया जाता है, दूसरी तरफ संबंधित कार्य दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। एक तरफ विभाग दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उनको इस्टेब्लिश करने वालों को दे दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको NTA UGC नेट के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दोस्तों दीवान अर्ज विभाग की, तो दीवान अर्ज विभाग का जो संबंध था, इसको दीवान आरिज भी कहते थे दोस्तों। तो ये सैन्य विभाग का ये सैन्य विभाग था। इसके अंदर सेना से रिलेटेड जितने भी जो भी कार्यकलाप थे, जितनी भी जो भी गतिविधियाँ होती थी दोस्तों, वो सारी चीज़ें दीवान अर्ज विभाग के अंतर्गत होती थी। और इस विभाग का जो प्रमुख था दोस्तों आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक इस विभाग का प्रमुख था। तो दीवान अर्ज विभाग का प्रमुख कौन था दोस्तों? आरिज ए मुमालिक था। और इस विभाग को जो इस्टेब्लिश किया था दोस्तों, ये बलबन ने किया था दोस्तों। तो इसको इस्टेब्लिश जो किया था ये बलबन के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है इसको, कि सैन्य विभाग का जो दीवान आरिज है या दीवान अर्ज है, उसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और इसके ऊपर दोस्तों जो सबसे पहला जो अधिकारी नियुक्त किया गया था इस विभाग का, अहमद अयाज था दोस्तों। इसका पहला दीवान अर्ज अहमद अयाज था, जिनको रावत अर्ज भी कहा जाता है दोस्तों। और ये शायद बरनी के नाना माने गए हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा पान खाने के शौकीन थे। लगभग दिन भर में ये 50 से 60 पान खा जाया करते थे। और इनके लगभग 4 से 5 जो दास थे, गुलाम थे, वो इनकी 5 पान बनाने के लिए कार्यरत, इनके मतलब इनके अधीन रख रखे थे बलबन के द्वारा, कि इनको पान बनाकर देना है। इन लोगों को 5-6 लोगों को मिलकर लगभग 50-60 पान खा जाया करते थे। और ये बरनी के नाना जी थे। कौन थे? दीवान अर्ज जो थे, पहले दीवान अर्ज जो बने थे अहमद अयाज, वो बरनी के नाना जी थे लगभग। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी भी इसी पद पर था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, ये सुल्तान बनने से पूर्व इसी पद पर, इसी पोस्ट पर इसको बिठा रखा था। मतलब बलबन के जो उत्तराधिकारी हुए हैं दोस्तों, केकूबाद वगैरह, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को इसी पद पर नियुक्त किया था। और इसी पद पर नियुक्त रहते हुए इसने उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, दीपालपुर वगैरह का जो इलाका था, लाहौर वाला इलाका था, वहाँ पे इसको नियुक्त कर रखा था। और काफ़ी ज़्यादा इसने सैन्य अभियान किए थे वहाँ पे रहकर। अब इसके बाद हम दूसरे विभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों, दीवान इंशा की। तो दीवान इंशा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीवान इंशा का जो विभाग था, इसका संबंध था दोस्तों, ये शाही सचिवालय था। शाही सचिवालय जिसके अंदर पत्राचार वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी दोस्तों, जिसका प्रधान जो था दोस्तों, ये दबीर ए मुमालिक, इसका जो प्रधान अधिकारी होता था दोस्तों, ये दबीर ए मुमालिक इसका प्रधान अधिकारी था दोस्तों। तो दबीर ए मुमालिक किसका अधिकारी था दोस्तों? ये दीवान इंशा का अधिकारी था। और मिनहाजुस सिराज ने इसके बारे में क्या कहा है दोस्तों? तो मिनहाजुस सिराज ने इस विभाग को दीवान अशरफ कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मिनहाजुस सिराज ने दीवान अशरफ किसे कहा है? तो दीवान इंशा को दीवान अशरफ कहा है। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब इसके बाद दोस्तों अगले की बात कर लेते हैं, दीवान इंशा के अंदर और क्या कार्य होते थे? तो दीवान इंशा के अंदर राजकीय अभिलेख, पत्र व्यवहार आदि का कार्य संपन्न होता था। और यहीं से सुल्तानों के फरमान जारी किए जाते थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ों की कार्यवाही वगैरह, जो भी आदेश वगैरह जो दिए जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र वगैरह जो भी चीज़ें दी जा रही है, वे सारे पत्र जो कहीं पर अगर इनको सही तरीके से अगर रखना है तो वो दीवान इंशा के अंदर रखा जाता था। इसके बाद शासन के द्वारा या शासक के द्वारा, सुल्तान के द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा है या कोई घोषणा की जा रही है, तो वो घोषणा को लिपिबद्ध तरीके से, आदेश को लिपिबद्ध तरीके से दीवान इंशा विभाग की तरफ से निकाला जाता था। और इसका प्रमुख कौन होता था दोस्तों? दबीर मुबालिक जो था, इसका प्रमुख माना जाता था। इसके बाद दीवान रिसालत की बात कर लेते हैं दोस्तों। दीवान रिसालत जो विभाग था, इस विभाग के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में दोस्तों दीवान रियासत जो था वो अलग विभाग है। यहाँ पे दीवान रिसालत की बात की जा रही है दोस्तों। दीवान रियासत जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको बाजार नियंत्रण
मूल्य नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में देखने को मिलता है दीवान रियासत, मगर यहाँ पे आपको दीवान रिसालत की बात करनी है। तो दीवान रिसालत के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, मगर कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये धार्मिक विभाग था। तो कुछ इतिहासकारों ने इसके ऊपर अनुमान लगाने की कोशिश की कि ये धार्मिक विभाग था, मगर डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय के अनुसार फिरोज तुगलक ने लोक शिकायत के निवारण के लिए इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सतीश चंद्र महोदय ने दीवान रिसालत के बारे में क्या कहा है कि ये फिरोज तुगलक ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और फिरोज तुगलक ने जो लोकल लोगों की जो पब्लिक की जो शिकायतें आती थी, जो कंप्लेंट आती थी, वो दीवान रिसालत के माध्यम से शासक के पास पहुंचती थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं हम। दीवान अर्जित्वा जो सैन्य विभाग से रिलेटेड था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, और अहमद अयाज इसका प्रथम दीवान बना था। इसके बाद दीवान हिंसा की बात कर लेते हैं। दीवान हिंसा जो था पत्र विभाग से रिलेटेड था, जहाँ पे शाही अभिलेख, पत्र व्यवहार आदि और यहीं से सुल्तान के फरमान जारी होते थे। दीवान रिसालत की अगर बात करें तो इसके बारे में इतिहासकारों ने धार्मिक विभाग बताया, मगर सतीश चंद्र महोदय ने इसे लोक शिकायत के निवारण के लिए बताया। इसके बाद प्रमुख अधिकारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रमुख अधिकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप NT UGC नेट का अगर एग्ज़ाम उठा के देखोगे तो लगभग ये 10 से 15 बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैच करने वाला क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत के जो अधिकारी होते हैं वो और उनसे रिलेटेड उनके कार्य प्रणाली, इसको मैच करने में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं। और हमने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रखा है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो। वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख अधिकारियों की। तो प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुशर्रिफ़ मुमालिक। मुशर्रिफ़ मुमालिक जो था इसको महालेखाकार कहा जाता था। दूसरा था मुस्तफ़ी मुमालिक, जिसको महालेखा परीक्षक कहा जाता था। अगर इन दोनों अधिकारियों की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों अधिकारी दीवान जो वजारत का जो अधिकारी होता था वजीर, उसके सहयोगी के रूप में ये दोनों कार्य करते थे। तो उसके बारे में दोस्तों ये सारी चीज़ें, कहीं अगर लिखा पढ़ी का कार्य होता था तो महालेखा कार्य करता था, और कहीं अगर परीक्षण का कार्य होता था तो महालेखा परीक्षक करता था। तब इन दोनों में कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों कि अगर आपसे उठा के पूछ लिया जाता है कि दीवान मुशर्रिफ़ मुमालिक कौन होता है, और आप उसे ऑप्शन में महालेखाकार भी देंगे और महालेखा परीक्षक भी देंगे, और 2 ऑप्शन आपको कोई और भी दे देंगे, लिपिक दे देंगे या जो भी चीज़ें दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपको अगर जैसे कि अगर ये क्वेश्चन ये हमने हटा दिया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा मुशर्रिफ़ मुमालिक क्या है, तो महालेखाकार है या महालेखा परीक्षक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं कन्फ्यूजन की वजह से। आज के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन की वजह से दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको हटाते हैं तो मुशर्रिफ़ मुमालिक क्या होता है, तो महालेखाकार या महालेखा परीक्षक। तो आपको दोस्तों इसमें ये चीज़ें देखना है कि मुशर्रिफ़ मुमालिक, तो रिफ में आपका आर आ रहा है और महालेखाकार में भी आर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको रिलेट करना है। तो मुशर्रिफ़ में भी आपको आर देखना है और महालेखाकार में भी आर देखना है। अब मुस्तफ़ी मुमालिक में दोस्तों क्या करना है दोस्तों, मुस्तफ़ी मुमालिक में आपको परीक्षक ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका मुशर्रिफ़ मुमालिक अगर आपका क्लियर हो गया, जिसमें आपको आर से आर काट देना है, तो मुशर्रिफ़ में आर और महालेखाकार में भी आर, तो अगर ये आपका क्लियर हो गया तो मुस्तफ़ी मुमालिक आपका महालेखा परीक्षक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको आर नहीं मिलेगा, दोनों में जब आर नहीं है तो इसका आंसर यही आना है। तो बस आपको यहीं पे क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो मुशर्रिफ़ मुमालिक महालेखाकार री आर से, तो मुशर्रिफ़ में आर आ रहा है और महालेखाकार में भी आर आ रहा है। बस इस तरीके से आपको रिलेट कर लें। तो मुशर्रिफ़ मुमालिक जो है महालेखाकार है और मुस्तफ़ी मुमालिक महालेखा परीक्षक है। अब इसके बाद दूसरे अधिकारी की बात कर लेते हैं दोस्तों, नायाब ममलिकात। तो नायब ममलिकात जो था दोस्तों, इस पद का जो सृजन किया था वो गुलाम वंश का जो शासक था दोस्तों बैराम शाह, उसके समय दीवान ममलिकात नामक पद का सृजन किया जाता है। और इस पर ये जो होता है दोस्तों वजीर के तरह ही ये होता है, मगर वजीर से ज़्यादा अधिकार इसके पास होते हैं। मतलब सुल्तान के बाद अगर कोई अधिकारी होता था तो ये नायब ममलिकात होता था, फिर इसके पास वजीर होता था, इसके बाद जो वजीर होता था। और इसके ऊपर जो प्रथम नियुक्ति की गई थी बैराम शाह के द्वारा, ये एतगिन को नियुक्त किया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। बैराम शाह के समय इस पद का सृजन किया जाता था और इस पर जो प्रथम नियुक्ति की गई थी वो एतगिन की गई थी। इसके बाद हम दूसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, वकील सुल्तान। वकील सुल्तान जो था दोस्तों सामान्य शासन व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है।
और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये पद जो सृजित किया गया था, ये तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान होता है नासिरुद्दीन महमूद, जिसके समय आपको देखने को मिलता है दोस्तों वो आक्रमण करता है। इसके समय दोस्तों कौन आक्रमण करता है, जो आपको कमेंट्स करके बताना है। नासिरुद्दीन महमूद के समय कौन सा विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता है जो तुगलक वंश को समाप्त करके फिर उसके पश्चात आपको सैयद वंश देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये आपको कमेंट्स करके बताना है नासिरुद्दीन महमूद के समय कौन आक्रमण करता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो होता है दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान होता है। इसी के समय वकील सुल्तान नाम का एक विभाग नाम का एक अधिकारी को सृजित किया जाता है, जिसका कार्य जो था दोस्तों सामान्य शासन व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये सैयद वंश का जब शासन आता है तो उस समय इस अधिकारी का नाम वकील सुल्तान से बदलकर वकील सल्तनत कर दिया जाता है। तो दोस्तों वकील सुल्तान को वकील सल्तनत किसके समय कर दिया जाता है, ये सैयद वंश के समय कर दिया जाता है। फिर उसके बाद काजी उल कुजात की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो काजी उल कुजात जो था दोस्तों ये न्याय विभाग का प्रमुख होता है। तो आपको यहाँ पे बस कंफ्यूज होना ही नहीं है, काजी का मतलब कौन होता है दोस्तों, काजी न्याय करने वाला होता है। काजी और कजात, तो कजात जो ऑफिस होता है उसके अंदर न्याय विभाग और न्याय से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको रिलेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अमीर दाद नाम का एक अधिकारी होता है। तो अमीर दाद जो होता है दोस्तों बड़े शहरों में नियुक्त होने वाला सिटी मजिस्ट्रेट। तो सिटी मजिस्ट्रेट क्या कार्य करते हैं दोस्तों, ये भी न्याय विभाग से रिलेटेड थे। तो अमीर दाद जो था ये न्याय विभाग से ही संबंधित था, जो छोटे लेवल पे कार्य करता था। मतलब एक जो नगर होते हैं जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट लेवल के जो कार्य अधिकारी करते थे वो कार्य अमीर दाद के साथ किया जाता था। मतलब अमीर दाद वो कार्य करता था। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सदर उस सुदूर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सदर उस सुदूर जो था धर्म विभाग का प्रमुख था। धर्म से रिलेटेड जितनी भी जो भी कार्यकलाप करवाने थे शासक के द्वारा, कि धर्म का प्रचार करवाना है या धर्म के खिलाफ फतवा दिलवाना है या धार्मिक कार्य जो भी संपादन करना है या धार्मिक शिक्षा प्रदान करवाना है, तो वो सारे कार्य जो होते थे सदर उस सुदूर से करवाए जाते थे। तो ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। बरीद मुमालिक की अगर बात करें दोस्तों तो ये गुप्तचरों का प्रमुख होता है। तो बरीद मुमालिक जो होता है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बरीद का संबंध जो होता है गुप्तचर होता है, और बरीद मुमालिक अगर हो गया तो गुप्तचरों का प्रमुख हो गया। अगर गुप्तचरों की बात करें दोस्तों तो गुप्तचरों को बरीद कहा जाता है, और बरीद मुमालिक हो गया जो उस बरीद विभाग का जो होता है उसका प्रमुख माना जाता है। इसके बाद सर जानदार जो था दोस्तों सुल्तान के अंगरक्षक को प्रधान माना जाता है। तो सर जानदार जो था दोस्तों सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। तो इसको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, सर का मतलब तो गया सुल्तान और जान का मतलब होगा इसका जो जान की रक्षा करने वाला है। तो सर की रक्षा करने वाला मतलब सर यानी कि सुल्तान की रक्षा करने वाला कौन होगा दोस्तों, सर जानदार, जो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अमीर हाजिब की। तो अमीर हाजिब जो होता है दोस्तों राज दरबार की जो शान शौकत होती है उस समारोह को देखने वाला। तो राज दरबार जैसे जो दरबार होता है उसके अंदर व्यवस्था करना, बैठक व्यवस्था, उसका डेकोरेशन, उसके अंदर लोगों के बैठने की व्यवस्था, कौन सा अधिकारी कहाँ बैठेगा, उससे संबंधित जो भी सारी चीज़ें डेकोरेशन से रिलेटेड जितनी भी जो भी चीज़ें होती थी वो सारी अमीर हाजिब के द्वारा करवाई जाती थी। तो अमीर हाजिब इस तरीके से इसमें प्रमुख माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अमीर आखुर आता है। तो अमीर आखुर जो होता है दोस्तों ये अश्वशाला का प्रमुख। अश्वशाला क्या होती है दोस्तों, जो घुड़शाला होती है जहाँ पे सेना के जो भी प्रशासन के घोड़े होते हैं उन घोड़ों को रखा जाता था। तो जिस घुड़शाला के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती थी, जिसके अंदर घोड़ों की व्यवस्था की जाती थी, उसका प्रमुख जो होता था अमीर आखुर था। और अमीर आखुर जो था दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो रजिया का जो प्रेमी होता है याकूत, वो अश्वशाला का प्रमुख रजिया के द्वारा बनाया जाता था। जो अस्बिनियाई एक हबशी गुलाम था वो अमीर आखुर बनता है सबसे पहले। और बलबन की अगर बात करें दोस्तों तो बलबन भी इस पोस्ट पर रहकर कार्य कर चुका था, अमीर आखुर की पोस्ट पर कार्य कर चुका था। इसके बाद चशनीगार की बात करें दोस्तों तो चशनीगार जो होता है शाही रसोई का प्रबंधक होता है। तो शाही रसोई के अंदर राजा महाराजाओं के राजा की फैमिली के लिए जो अमीर वर्ग या मतलब जो भी हाई लेवल के जो होते हैं उन सभी लोगों के खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो चशनीगार विभाग के द्वारा होती थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी।
तो चशनीगार वाली चीज़ें भी हमने देख ली, एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो दीवान मुस्लिफ जो होता है महालेखाकार होता है, दीवान मुस्तफ़ी जो होता है महालेखा परीक्षक होता है, नायब ममलिकात जो होता है सुल्तान के बाद प्रमुख होता है। प्रथम जो इसके ऊपर नियुक्ति की गई थी वो एतकिन के द्वारा की गई थी, और इस पद का सृजन किया गया था बैराम शाह के द्वारा, जो गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद वकील सुल्तान जो होता है दोस्तों सामान्य शासन व्यवस्था का प्रमुख, जो नासिरुद्दीन तुगलक के समय, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान होता है उसके समय इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। काजी उल कजात जो होता है न्याय विभाग का प्रमुख होता है। अमीर दाद जो होता है बड़े शहरों का सिटी मजिस्ट्रेट के समतुल्य माना जाता है। इसके बाद सदर सुदूर की बात करें धर्म विभाग का प्रमुख होता है। बरीद मुमालिक जो होता है गुप्तचरों का प्रमुख होता है। सरे जानदार जो होता है अंगरक्षकों का प्रधान होता है। अमीर हाजिब जो होता है ये राज दरबार की शान और शौकत देखने वाला होता है। अमीर आकुर जो होता है ये अश्वशाला का प्रमुख माना जाता है। चशनीगार जो होता है ये शाही रसोई का प्रबंधक होता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम प्रमुख विभागों की बात कर लेते हैं। प्रमुख विभाग और उनसे संबंधित शासक, तो किस विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दीवान आरिज की बात कर लेते हैं। तो दीवान आरिज हमने अभी थोड़ा स्लाइड के अंदर ही देखा था। तो इसकी स्थापना बलबन के समय की गई थी, जिसका प्रमुख कार्य जो होता है दोस्तों सैन्य विभाग से रिलेटेड ये कार्य माना जाता है। इसके बाद दीवान वक्फ की बात कर लेते हैं। दीवान वक्फ जो था दोस्तों जिसके अंदर व्यय से रिलेटेड जितनी भी जो भी जानकारी होती थी, आय व्यय के बारे में जानकारी आपको दीवान वक्फ के अंदर मिलती थी, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक होता है उसके द्वारा की जाती है। अब दीवान मुस्तखराज की अगर बात करें दोस्तों, दीवान मुस्तखराज का जो दोस्तों आपको लगान व्यवस्था से रिलेटेड ये विभाग था, जिसके अंदर लगानों की वसूली की जाती थी। ये विभाग की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके बाद दीवान रियासत की अगर बात करें दोस्तों, तो दीवान रियासत की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के समय की गई थी, जिसको द्वारा दोस्तों बाजार व्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी जो भी जानकारी और मूल्य नियंत्रण वाली जो व्यवस्था की गई थी वो इसी विभाग के अंतर्गत की गई थी, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद दीवान अमीर कोही दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट माना जाएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और इसका जो कार्य था दोस्तों कृषि विभाग में किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, मतलब खेती करने के लिए जो ऋण उपलब्ध कराना था, यह दीवान अमीर कोही का प्रमुख कार्य माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दीवान सियासत की अगर बात करें दोस्तों, दीवान सियासत आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका स्थापना की गई थी, जिसके बारे में कोई क्लियर उल्लेख नहीं मिलता कि दीवान सियासत किस लिए बनाया गया था। दीवान बंदगान की अगर बात करें दोस्तों, तो दीवान बंदगान फिरोज तुगलक के समय इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके अंदर आपको 1,80,000 जो गुलाम थे, 1,80,000 जो गुलाम थे उन गुलामों के रखरखाव के लिए, मतलब गुलामों की व्यवस्था के लिए, गुलामों के जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए, गुलामों की जो भी व्यवस्था खाना पीना रहना, इन सभी के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की गई थी फिरोज तुगलक के समय। इसके बाद दोस्तों दीवान इमलाक विभाग की अगर बात करें दोस्तों, इमलाक विभाग जो था ये फिरोज तुगलक के समय इसकी स्थापना की गई थी। और इमलाक विभाग के अंदर जो पताका होती है, पताका यानी कि जो झंडा होता है, निशान होता है राज्य का, वो निर्माण इस इमलाक विभाग के द्वारा नहीं दोस्तों, ये इमलाक विभाग में तो जो सैलरी होती थी वो दी जाती थी दोस्तों। वो सैलरी जैसे कि मतलब किसी भी सेना के अधिकारी को या सैनिक को जो सैलरी वगैरह दी जाती थी वो इमलाक विभाग के द्वारा दी जाती थी। मतलब एक अधिकारी इसको कोई एक टोकन पकड़ा देते थे, उस टोकन के अंदर उनकी सैलरी लिख दी जाती थी, वो सैलरी दीवान इमलाक विभाग के पास आती थी, वो टोकन को देखकर उसकी सैलरी दे देते थे। ये फिरोज तुगलक के समय ये विभाग की स्थापना की गई थी। दारुल खैराल की अगर बात करें दोस्तों, तो दीवान खैरात की बात करते हैं, तो दीवान खैरात की स्थापना भी फिरोज तुगलक के समय की जाती है, और इसके अंदर गरीब लोग और मुस्लिम स्त्रियों की शादी वगैरह करवाना, विवाह करवाना, और लोगों को, गरीब लोगों की इसमें सहायता करवाना, उनको पेंशन दिलवाना, उनको भत्ते दिलवाना, ये सारी चीज़ें दीवान खैरात विभाग के अंतर्गत आती है। मतलब गरीब लोगों को मदद करने के लिए दीवान खैरात को बनाया गया था। इसके बाद दारुल सफ़ा की बात कर लें दोस्तों, दारुल सफ़ा जो फिरोज तुगलक के समय इसकी स्थापना की गई थी, तो फिरोज तुगलक ने 5 जगहों पर शाही अस्पताल की स्थापना की गई थी, और लोगों को, मतलब दारुल सफ़ा के अंतर्गत फिरोज तुगलक के द्वारा जो इस्टेब्लिश किए गए अस्पतालों को, इसको दारुल सफ़ा के अंतर्गत रखा जाता था।
वकील सुल्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो वकील सुल्तान की स्थापना नसीरुद्दीन महमूद के समय, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, उसके समय इसकी स्थापना की जाती है, वकील सुल्तान की। तो दोस्तों ये वकील सुल्तान भी जो था वजीर से नीचे का अधिकारी माना जाता था। और नासिरुद्दीन महमूद के समय किसने आक्रमण किया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। 1398 में आक्रमण किया गया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। तो ये सारे विभागों के बारे में बात कर लिए, सारे विभागों की जो इस्टेब्लिश किए गए हैं जिनके द्वारा, उनकी भी बात कर ली है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो भी आप कमेंट्स करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।